नकली बीज और नकली जो दवाइयाँ हैं, उनको लेकर के भी सरकार काफ़ी परेशान यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नकली बीज इस समय पर बाज़ार के अंदर धड़ल्ले से बिक रहे हैं। मिस गाइडेंस है फार्मर को लेकर के, जिसकी वजह से उसकी फसल जो है वो हो ही नहीं पाती। तो इसको किस तरीके से फिर आगे जाकर के टैकल किया जाएगा? ये एक किस्म का ब्लैक मार्केटिंग है। नहीं, ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। तो क्या बदलाव अब लेकर के आ रहा है इफको? जो डीएपी अभी तक ट्रेडिशनल जो यूटिलाइज हो रहा है जी, जो यूरिया अभी तक फार्मर्स यूज कर रहे हैं, उसमें अब इफको किस तरीके से बदलाव लेकर के आ रहा तो यूरिया के अत्यधिक उपयोग के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी धरती को। कि 266 रुपये में जो हम लोग किसान के लिए खाद बनाते हैं, असली खाद कहाँ चला जाता है, मैं उसके बारे में आपको बात है। आप नकली खाद की बात कर रहे थे, असली खाद भी। तो आपने किसान की समस्या और किसान की जरूरत को बड़े नजदीक से समझा होगा, देखा होगा। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि पिछले 40 साल के बीच के अंदर एग्रीकल्चर, देश की एग्रीकल्चर कितनी बदली? सुरेश जी, मैं कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स है और एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है, ये दोनों हमें किसानों को ट्रेन करके जो जरूरी है वैसे टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स उनको उपलब्ध कराना। इफको तैयार है इसके लिए? जिस तरीके की इस समय पर रिक्वायरमेंट सरकार की तरफ से किसानों के प्रति देखने को मिल रही है, अगर इफको उसकी तरफ आगे जाता है तो प्रॉफिट नीचे नहीं चले जाएंगे? सुरेश जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इफको कभी प्रॉफिट के लिए काम न किया है न करेगी। अभी देश भर के अंदर में इफको के कितने यूनिट्स काम कर रहे होंगे? सेलिंग पॉइंट्स तो हमारे, आप मान के चलिए कि तो इन 5 सालों में कोऑपरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या बदला? और इन 5 सालों में कोऑपरेटिव्स के डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हुए हैं, शायद मैं समझता हूँ कि 50 साल में नहीं होंगे उतने काम ये 5 साल में हुए हैं। 100 अरब डॉलर का एक लक्ष्य रखा है सरकार ने कि हमें ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को अचीव करना है। उसमें हर्डल्स आपको क्या दिखाई देती हैं? एक दूसरा, किसान हालांकि उत्पादन अच्छा करना चाहता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ग्रो करना चाहता है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हम यूरिया और डीएपी का प्रयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं आएगा, और उत्पादन अगर नीचे चला जाएगा तो हमारी आमदनी के ऊपर पे सीधा सीधा इफेक्ट आएगा। इसको इफको किस तरीके से कैटर करें? देखिए, ये जो है ना कि किसान के मन में एक डर है, और डर होगा ही, क्यों नहीं होगा, बट ये इनके मन में जो डर है उसको निकालने का एक ही तरीका है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि 2047 के तक आने में बायो फर्टिलाइजर्स का जो योगदान है फार्मिंग के अंदर में वो बढ़ेगा? 2047 में जब हमने लक्ष्य हासिल करना है तो हमें 360 डिग्री एग्रीकल्चर को देखना। 360 डिग्री का मतलब है, क्या आपको ये लगता है कि 1965 के हालात के बाद में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेकर के आया गया देश के अंदर जी, तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो जल्दबाजी नहीं थी, वो गलती नहीं थी। क्या सरकार को स्कूली सिस्टम के बीच के अंदर में आपको लगता है कि बदलाव कर देना चाहिए? एक एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है वो मैंडेटरी कर देना चाहिए। 4:2:1 का जो रेशियो अमूमन फार्मर यूज करना चाहता है, तो ये आज की तारीख के अंदर में 10:5:2 का रेशियो चल। फार्मर जो है अगर बदलाव लेकर के आता है और यूटिलाइजेशन कम करता है, तो जो आदत जमीन को पड़ चुकी है, क्या वो जमीन अब उसको एक्सेप्ट कर लेगी वापस से? क्या 4:2:1 की रेशियो की तरफ जाना चाहिए? आज एक बड़ा अभियान आयकार की तरफ से भी शुरू हुआ है, आपने देखा होगा। उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी की है, इसमें ये तो इफको ऐसे कौन से काम करने जा रही है एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर में, इनपुट साइड के ऊपर, जिससे देश के अंदर में एग्रीकल्चर के अंदर में एक नई क्रांति आ सकती है? नैनोवेंशंस जो हमारी जो संस्था है इफको नैनोवेंशंस, वहाँ पर हमारा एक ही काम है। अगले साल अगर मैं 26-27 की अगर मैं बात करता हूँ, तो 26-27 के अंदर में आपको क्या लगता है कि कितना टर्नओवर आप देख रहे हैं इफको का? अब ये है कि वर्ष 26-27 का जो हमारा टर्नओवर रहेगा, टर्नओवर थोड़ा सा कम हो सकता है। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और
इस वक्त देश के अंदर में जो सबसे बड़ी चर्चा जो चल रही है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच के अंदर में जो युद्ध छिड़ा उससे विश्व भर के अंदर में जो आर्थिक तनाव पैदा हुआ उसका असर यहां भारत के अंदर भी दिखाई दिया। और उसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बात कही कि 3 ऐसे पक्ष हैं जिसकी तरफ देश को ध्यान देने की जरूरत है। पहला है फर्टिलाइजर, उसके आयात को जितना हो सके कम यूज किया जाए। दूसरा है फॉरेक्स, यानी कि विदेशी मुद्रा का जितना ज्यादा संचय हम कर सकें और उसका कम से कम निवेश किया जा सके, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरा एफ, फ्यूल, यानी कि कम तेल की लागत की जाए। लेकिन यहां पर एक चौथा एफ है, फार्मर। अब यहां पर फार्मर और फर्टिलाइजर, इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बदलता हुआ जलवायु परिवर्तन, जिस तरीके से अल नीनो का संकट यहां पर बनता दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर के और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से लेकर के सभी सरकारी संस्थान ये कह रहे हैं कि इस समय पर हमें फर्टिलाइजर का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, कम से कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए, खेत बचाना है, जमीन बचानी है। क्या देश इसके लिए तैयार है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास शख्सियत इस समय पर मौजूद हैं। आप एमडी हैं इफ्को के केजे पटेल साहब। केजी पटेल साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर, क्योंकि मैं जब आपका प्रोफाइल देख रहा था तो मुझे पता चला कि आपने ट्रेनिंग जो की वो यहीं इफ्को से स्टार्ट किया और 40 साल का एक लंबा सफर ट्रेनी से लेकर के। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि एमडी तक का सफर कैसा रहा, और कृषि के अंदर बड़े बदलाव देखे होंगे आपने। सुरेश जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने मुझे पहला ही प्रश्न ये आपने किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1984 की जो बैच इंजीनियर्स की जब इफ्को ने रिक्रूट की, तो इफ्को में जब रिक्रूटमेंट हुई तो तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं उस संस्था के साथ जुड़ रहा हूँ जिसका किसानों के साथ नाता है, और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। तब कितनी सेवा मैं किसानों की कर पाऊंगा वो मुझे नहीं मालूम था। लेकिन एक इंजीनियर होने के नाते जब मुझे मौका मिला, 3-4 कंपनियों में मिला था, लेकिन मैंने इफ्को में चूज़ किया क्योंकि ये एक संस्था जो कि सहकारी संस्था है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। तो फिर मैंने 84 बैच का जब इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने इफ्को को ज्वाइन किया। तब एक जीटी के रूप में मैंने ज्वाइन किया, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग कहते हैं। ओके। उस समय हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती थी। तो मैंने 87 जनवरी तक ट्रेनिंग पूरी की, और उसके बाद करीब 25 वर्ष मैंने मैकेनिकल इंजीनियर के विभिन्न पदों पर इफ्को की कलोल इकाई जो है, जो कि हम लोग की मातृ इकाई कहते हैं हम, अच्छा, गुजरात में अहमदाबाद के पास ये स्थित है। तो इस इकाई में करीब मैंने 25 साल, माने कि 2010 तक, अच्छा, 87 से लेके 2010 तक मैंने वहाँ काम किया। ठीक है। 2010 में मैं ओमान चला गया। वहाँ पर हमारा इफ्को का एक जॉइंट वेंचर उद्यम है। ओके। और वहाँ 2 मिलियन टन यूरिया फर्टिलाइज़र हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो उस संस्था में, उस उद्यम में मुझे काम करने का, जॉइंट वेंचर में काम करने का मौका मिला। मैं वहाँ पर भी मैकेनिकल मैनेजर के पद पर नियुक्त होकर के गया था। करीब वहाँ 2 साल 2 महीने काम करके मैं जब भारत वापस लौटा इफ्को में, तो मुझे उस समय एक कार्यभार दिया गया इफ्को के पारादीप इकाई में। अच्छा। और पारादीप इकाई हमारी सबसे बड़ी ऐसी इकाई कि देश की सबसे बड़ी इकाई, और इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स में पूरे विश्व में जिसका नाम है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा फॉस्फोरिक एसिड प्लांट 2650 टन प्रतिदिन का वहाँ पर इफ्को के पारादीप इकाई में चल रहा है। ओके। जबकि उसके बाद अगर नंबर 2 देख लें, अगर आप फॉस्फोरिक एसिड का प्लांट विश्व के किसी भी देश में, तो वो केवल 1500 टन का है। अच्छा। और ये 2650 टन पर डे का प्लांट, और उसमें इतनी सारी चैलेंजेस। तो वहाँ काम करने का जब मुझे मौका मिला 2012 से लेकर के
2024 तक, मतलब करीब करीब 12 साल की यात्रा मैंने इफ्को के पारादीप इकाई में की। ठीक है। उसमें 6 साल मैं विभिन्न पदों पर रहा। अच्छा। और 6 साल मैं यूनिट हेड के रूप में वहाँ पर कार्यरत रहा। तो 2019 से शुरू किया और 2024 के अक्टूबर तक, मतलब करीब करीब 6.5 साल मैं वहाँ यूनिट हेड रहते हुए फिर यहाँ पर मुख्यालय में डायरेक्टर टेक्निकल पद पर नियुक्त हुआ। ओके। यहाँ मुझे जब डायरेक्टर टेक्निकल पद पर नियुक्ति हुई तो देश के सारे 5 प्लांट हैं हमारे। गुजरात में 2 प्लांट है, एक कलोल में, एक कांडला में। उत्तर प्रदेश में 2 प्लांट है, एक आंवला में और एक फूलपुर में, जो कि यूरिया प्लांट्स है, और पारादीप का 5वां प्लांट। ठीक है। ये 5 प्लांट्स का ऑपरेशंस जो है उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर टेक्निकल की होती है। तो उस रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिला। और उसके बाद तो 1 अगस्त 2025 को, जैसा आप जानते हैं कि हमारे निदेशक मंडल ने मुझ पर विश्वास जाहिर किया, हमारे अध्यक्ष महोदय ने विश्वास जाहिर किया और मुझे इस मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया। तो तब से मैं अभी यहाँ आपके साथ ही दिल्ली में कार्य कर रहा हूँ। तो इन 40 साल के सफर के अंदर में, चूंकि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो आप यूं कहें कि कंपोनेंट और इनपुट है वो यूरिया फर्टिलाइजर्स, तो आपने किसान की समस्या और किसान की जरूरत को बड़े नजदीक से समझा होगा, देखा होगा। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि पिछले 40 साल के बीच के अंदर में एग्रीकल्चर, देश की एग्रीकल्चर कितनी बदली है? सुरेश जी, मैं कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स है और एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है, ये दोनों समय के साथ बदले हैं। अगर आप 1960 की बात करें कि जब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स नए नए किसानों के सामने रखे गए थे, तो तब ये लगता था कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्यों अपनाए जाएं। उसमें किसान थोड़े बहुत सोचते थे कि कहीं इसको अपनाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे देश में इफ्को जैसी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने कि फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू किया, मार्केटिंग किया, किसानों को समझाया, किसानों को उसके बारे में ट्रेनिंग दिलाई, और तब उनको धीरे धीरे समझ में और किसानों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स अपनाना शुरू किया। और आज आप देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, खास करके जैसे आपने पूछा यूरिया, तो यूरिया के अत्यधिक उपयोग के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी धरती को। हमारे देश में आप समझ सकते हैं कि जो यूरिया है, करीब करीब 40 मिलियन टन यूरिया हम हमारे देश में उपयोग में लेते हैं। हमारे किसान ये सोचते हैं कि जो यूरिया फर्टिलाइज़र है, जो कि 6 रुपये किलो, इस दाम से हमारी सरकार किसानों को उपलब्ध करा रही है। किसानों को इसलिए उपलब्ध करा रही है कि किसान आज, यदि आप देखें तो मोर देन 80% किसान हमारे देश में 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन के ऊपर अपनी किसानी करते हैं, खेती करते हैं। उनकी आमदनी उससे आती है, और उनको यदि सफिशिएंट मात्रा में फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया जाए उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, तो उन्हें कभी ये जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसमें कमी नहीं महसूस हो, और उनकी तो जीवन ही उस पर निर्भर कर रहा। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे ही हमारी धरती है इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कमी होती जा रही है, जो उपजाऊ धरती एक समय में थी, आज अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग के कारण उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो कम होती जा रही है। और अब एक समय आ गया है कि अब हम अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स की मार से हमारी धरती माँ को बचाना ये बहुत ही जरूरी हो गया है। और ऐसे समय पे हम किसानों के पास अब ये जो यूरिया फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र है, उसके उपयोग को कम करके हम ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स क्या है, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो, बायोस्टिमुलेंट्स हो, क्या बोलते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पर बायोपेस्टिसाइड्स है, जिससे कि आप पेस्टिसाइड में आप उपयोग कर सकते हैं। आपके पास में ग्रोथ प्रमोटर्स है, बायो ग्रोथ प्रमोटर्स अवेलेबल है। ओके। चाहे आप सीवीड्स के माध्यम से भी अभी बायोस्टिमुलेंट्स हम लोग बनाते हैं। तो ये सब के उपयोग के द्वारा
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के उपयोग के द्वारा, नई टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स के उपयोग के द्वारा हम ये चाहते हैं कि यूरिया के उपयोग को कम करना चाहिए। ना ही केवल यूरिया, हम कहते हैं कि यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीके हो, एनपीएस हो, किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करके, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जितना ज़्यादा उपयोग करते हैं उतना 3 जगह पे नुकसान कर रहे हैं। एक तो हमारी सॉइल में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे ऑर्गेनिक कार्बन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है, तो उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। जो एक्सेस हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो जमीन में पड़ा हुआ है, नाइट्रस जो गैसेस है हमारे, तो अगर नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाली गैस है। ओके, अब उससे हम हमारी हवा को भी खराब करते हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, जब बारिश होती है या पानी हम जो एक्सेस उसके ऊपर से बहाते हैं, तो सॉइल के साथ जो पानी कांटेक्ट में आकर के बह के नदियों में, तालाबों में जाता है, तो वो पानी को प्रदूषित किया रहता है। अच्छा, तो इससे हमारी जो एक पॉल्यूशन कंट्रोल या पर्यावरण की जो ये स्थिति है, उसमें बड़ा ही बदलाव आ चुका है। और इसे यदि हमें रोकना होगा, आज हम चिंतित केवल हमारी आज की जनरेशन के लिए नहीं है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चिंतित है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसानों को अब वो कन्वेंशनल यूरिया फर्टिलाइज़र या कन्वेंशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो उनके उपयोग के जो तरीके हैं उसमें बदलाव चाहते हैं, उनको उसके बारे में ट्रेन करना चाहते हैं, उनको अवगत कराना चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइजर्स कैसे उनके जीवन में उनकी आय को दुगुनी करने में, जो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये आह्वान है और उन्होंने ये लक्ष्य दिया है कि हमारे किसानों की आमदनी जो है वो डबल करनी है। तो उस कार्य को करने में हमें किसानों को ट्रेन करके जो जरूरी है वैसे टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स उनको उपलब्ध कराना। इफ़को तैयार है इसके लिए? इसको बिल्कुल तैयार है। तो क्या बदलाव अब लेकर के आ रहा है इफ़को? जो डीएपी अभी तक ट्रेडिशनल जो यूटिलाइज हो रहा है जी, जो यूरिया अभी तक फार्मर्स यूज कर रहे हैं, उसमें अब इफ़को किस तरीके से बदलाव लेकर के आ रहा है? देखिए, इफ़को ने सबसे बड़ी बात तो एक है कि अपने ही देश में नैनो फर्टिलाइजर्स का आविष्कार किया। ओके, ठीक है। 2021 में ये आविष्कार को पूर्ण रूप से उसको टेस्ट करके स्वीकार किया गया कि ये नैनो यूरिया शुरुआत हुई। उसके बाद में हम नैनो यूरिया प्लस लाए, ठीक है। उसके बाद नैनो डीएपी लाए, उसके बाद अभी रिसेंटली करीब 3 महीने पहले हमें नैनो एनपीके लिक्विड एवं नैनो एनपीके ग्रेनुलर इन फर्टिलाइजर्स का भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में हमें प्रोविजनल परमिशन मिल चुकी है। ओके। तो वैसे देखा जाए तो नैनो कॉपर, नैनो जिंक, ये भी हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके लिए भी हम नैनो फर्टिलाइजर्स मार्केट में ला चुके हैं। इसके साथ साथ हमने एक बड़ा काम किया कि गुजरात में जहाँ पर हमारा कलोल यूनिट है, जहाँ हम नैनो फर्टिलाइजर्स के उत्पादन की शुरुआत की थी, आज तो हमारे देश में हमारे नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के वहाँ पर 3 यूनिट है। ओके। कलोल में, उसके बाद आंवला में 1 यूनिट है, फुलपुर में 1 यूनिट है, इसके बाद हमने बेंगलोर का यूनिट भी पिछले वर्ष उद्घाटित किया, उसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। तो नैनो विभिन्न हमारी इकाइयों में हम बनाने के लिए तैयार है। हमारी कैपेसिटी 29 करोड़ बॉटल्स पर ईयर अच्छा, बनाने की क्षमता है। ठीक है। एक अपने आप में ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है। हमारे कलोल इकाई में जहाँ पर हम नैनो फर्टिलाइजर बनाते हैं, वहाँ पर नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ओके। ये इसको हमने वहाँ पर जो है तैयार किया है। इस रिसर्च सेंटर में हम लोग नैनो के ऊपर रिसर्च वर्क करते हैं। ठीक है। साथ साथ पिछले वर्ष हमारी एक सब्सिडरी है जो कि इफ़को नैनोवेंशंस लिमिटेड कोयम्बतूर में है। ओके। उस जगह पर हमने एक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया हमारे अध्यक्ष महोदय ने। और उस इनोवेशन हब का काम ये है कि वहाँ पर हम नई टेक्निक के नवाचार के साथ हम ऐसे टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स का आविष्कार करें, इनोवेट करें, जिससे किसानों को फ़ायदा हो, धरती को नुकसान ना हो और हमारी जो फसल है वो फसल की क्वालिटी और अधिक अच्छी हो। तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के, मैं कहूँगा पिछले 6 महीने के अंदर में हम लोग 6 प्रोडक्ट्स ऐसे डेवलप कर चुके हैं इन नैनोवेंशन की जो इनोवेशन हब के द्वारा, कि उसमें करीब करीब 17 से अधिक PhD स्कॉलर्स वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आपको लगता है कि देखने को मिल रहा है
कि जो ट्रेडिशनल यूरिया जो यूज़ कर रहे हैं उसकी एक इनपुट कॉस्ट है, उसके बाद वो उसका प्रोडक्शन है जी। तो ये दो बड़े चीज़ें जो है वो फार्मर के लिए मैटर करती हैं। करेक्ट। तो इसमें इफ्को का कैसे कंट्रीब्यूशन है? देखिए, फार्मर अगर यूरिया की बैग खरीदते हैं तो 266 रुपये की एक बैग यूरिया की 45 किलो की फार्मर को मिलती है। ठीक है। हम लोग ने जब ये नैनो यूरिया ले आए हैं 225 रुपये में 500 ml की एक बॉटल हम किसान को उपलब्ध कराते हैं। ओके। अगर आप डीएपी की बात करें तो डीएपी सरकार के माध्यम से, क्योंकि 1350 रुपये प्रति 50 किलो बोरा आज किसान को उपलब्ध है, इसीलिए कि बाकी का जो बोझ है वो पूरा हमारी सरकार उठाती है सब्सिडी के रूप में। ठीक है। तो 1350 में 50 किलो का डीएपी का बोरा मिलता है। हम लोग 600 रुपये में 600 रुपीज़ में नैनो डीएपी की 500 ml की एक बोतल किसान को उपलब्ध कराते हैं। ओके। तो वैसे अगर आप देखें तो हमारे कोई भी उत्पादन, चाहे वो हमारे ऑर्गेनो मिनरल्स भी है, हमारे बायो स्टिम्युलेंट्स भी है, हमारे पास जो भी बाकी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स है, उसको आप देश के अंदर में किसी भी मैन्युफैक्चरर के उत्पाद के साथ कंपेयर कर लीजिए, क्वालिटी में नंबर 1 है। ओके। और प्राइस में बाकी सभी किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से जो बेचे जाते हैं उससे हमारे उत्पाद कम पैसे में, कम मूल्य में हम किसानों को उपलब्ध कराते अभी अभी जैसे आपके रिजल्ट्स भी आए और एक अच्छा टर्नओवर आप लोगों ने इफ्को ने अचीव किया है और करीब 4500 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट भी अर्न किया है जी। तो आपको लगता है कि जिस तरीके की इस समय पर रिक्वायरमेंट सरकार की तरफ से किसानों के प्रति देखने को मिल रही है, अगर इफ्को उसकी तरफ आगे जाता है तो प्रॉफिट नीचे नहीं चले जाएंगे? ये डर कभी लगता है कि यार अगले साल कहीं प्रॉफिट कम ना रह जाए? सुरेश जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इफ्को कभी प्रॉफिट के लिए काम न किया है न करेगी। हमारा काम वो नहीं है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट तो हो जाता है। वो प्रॉफिट सारे हमारे इफ्को के जितने भी हमारे जो इकाई है जहाँ पर हम लोग फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करते हैं, बड़े ही एनर्जी एफिशिएंट तरीकों से ओके। और टेक्निकली हम लोग मोस्ट कॉम्पिटेंट हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो इतने अच्छे तरीके से उनको हम हमेशा ये मानते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो हमारी रियल स्ट्रेंथ है। हमारे एम्प्लॉयज़ ही हमारा बैकबोन है। अगर वो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा जो आज सारे 5 प्लांट्स चला रहे हैं हमारे देश के अंदर और विदेशों में जो हमारे जॉइंट वेंचर प्लांट्स है, जहाँ पर भी हमारे देश से, इंडिया से हमारे इंजीनियर जाते हैं और वहाँ पर उन प्लांट्स को भी ऑपरेशन मेंटेनेंस में उनका सहयोग रहता है, उनकी लीडरशिप रहती है उस पर। तो हर जगह पर हम लोग बड़े एफिशिएंटली सारे प्लांट्स को चला रहे हैं। तो सुचारू रूप से जब प्लांट्स को संचालित करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट तरीकों से करते हैं, हमारे रॉ मटेरियल के स्पेसिफिक कंजम्पशन सबसे कम रहते हैं, तो इस स्थिति में अपने आप प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। लेकिन हम लोग प्रॉफिट्स की चिंता करके कभी हमारे उत्पादन को लक्ष्य में नहीं रखते। ओके। हम उत्पादन उस हिसाब से करते हैं जितनी हमारे किसानों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। हमारी भारत सरकार में जैसे फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री है, तो वहाँ से हमें दिया जाता है हर महीने। जैसे अभी ये जून का महीना है, तो जुलाई में हमें क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स बनेंगे, उसके बारे में हम अभी से प्लान करते हैं। ठीक है। फिर हम सबमिट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर्स को, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स को, और वहाँ से हमें एक बजट मिलता है कि आप इतनी क्वांटिटी बनाओगे, इतने इतने स्टेट्स में इतनी क्वांटिटीज़ को आप सप्लाई करेंगे। ओके। तो उसी हिसाब से, उसी मात्रा में, उससे थोड़ा अधिक भी बना देते हैं लेकिन कम नहीं बनाते हम लोग। अभी देश भर के अंदर में इफ्को के कितने यूनिट्स काम कर रहे होंगे? यूनिट्स से मेरा कहने का मतलब है जो आपके सेलिंग पॉइंट्स हैं। सेलिंग पॉइंट्स तो हमारे, आप मान के चलिए कि देश के अंदर में, देश के कोने कोने में, हर स्टेट में हमारे कुल मिलाकर के 35,000 से अधिक, 35,673, अगर मैं एकदम एग्जैक्टली बताऊं आपको ये फिगर, तो इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिनके माध्यम से हम हमारे उत्पाद किसानों तक पहुंचाते हैं। ओके। साथ साथ हमारे IFFDC माने कि इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, तो ये जो फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव है उसके भी हमारे स्टोर्स हैं। इनके माध्यम से हमारी इफ्को ई बाज़ार एक सब्सिडरी है, तो उसके भी फ्रेंचाइजी और इनके स्टोर्स के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए देश के कोने कोने में, आप कोई इसके भी विलेज में जाएंगे तो विदिन 20 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स
आपको एक इफ़को का ऐसा डीलरशिप मिल जाएगी जहां से आपको इफ़को के सारे खाद मिल रहे हैं। और हमारे मार्केटिंग फेडरेशन है स्टेट्स के, तो वो भी हम लोग उनके साथ भी हमारा सहयोग है कि जो भी स्टेट्स में मार्केटिंग फेडरेशन है, इनके आउटलेट्स है, उनके माध्यम से भी हम लोग जो है हम फर्टिलाइजर्स को किसानों तक पहुंचाते हैं। एक चूंकि देश की फर्टिलाइज़र और यूरिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी कोऑपरेटिव इस समय पर आप देख रहे हैं जी। और उसके साथ में जिम्मेदारी भी बड़ी ज़बरदस्त बढ़ जाती है किसानों के प्रति, देश के प्रति, आर्थिक तंत्र के प्रति, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने वाला फार्म है। और फार्म यानी कि किसान अगर मजबूत है तो इकोनॉमी भी मजबूत है। तो आपको इस समय पर क्या लगता है कि ये जो 5 साल कोऑपरेटिव मंत्रालय के पूरे होने जा रहे हैं और मंत्रालय बनने के बाद में कितना बदलाव, क्योंकि आप तो इस संस्थान के साथ बड़े ऐसे स्तर से ग्रेजुएट ट्रेनिंग के तौर के ऊपर पे ऐड हुए जी। और संस्थान के बीच में भी और उसकी कार्य प्रणालियों के बीच के अंदर में भी आपने काफी बदलाव देखे होंगे। तो इन 5 सालों में कोऑपरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझना चाहूं तो क्या बदला? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे सहकारिता मंत्रालय के 6 जुलाई 2026 को 5 साल पूर्ण हो रहे हैं। बिल्कुल। और इन 5 सालों में कोऑपरेटिव्स के डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हुए हैं, शायद मैं समझता हूं कि 50 साल में नहीं होंगे उतने काम ये 5 साल में हुए हैं। ओके। आप देखिए कितने नए कोऑपरेटिव्स नेशनल लेवल पे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, उनको स्टार्ट किया गया, जैसे कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक कभी ये किया गया। उसके बाद सहकार टैक्सी के माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में सहकार टैक्सी भी स्टार्ट है, जो कि भारत टैक्सी के नाम से प्रचलित है। तो ऐसे और सहकारिता के माध्यम से जो सहकारिता के स्तंभ के हिसाब से मैं कहूँ, चाहे वो हमारी अमूल हो, चाहे इफ़को हो, चाहे बाकी सहकारी संस्थाएं हैं, इनको इतनी मजबूती मिली है। इनको आगे जो पथ देखने के लिए जो पॉलिसीज़ है, वो सरकार ने अब सारी जो भी है कोऑपरेशन पॉलिसी जो है उसको भी सामने रखा है। अब हमारे लिए दिशा निर्देश बिल्कुल साफ है। और हमारे जो गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब, इनका तो हमेशा एक ही विज़न रहता है कि जो कार्य किया जाए, अगर देश की जीडीपी को बढ़ाना है तो मैं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बढ़ाना चाहता हूँ। और उसके पीछे उनका एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि जो किसान, जो इंसान इस सहकारी संस्था के साथ जुड़े हैं तो उसका जो भी फायदा होता है, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी एडिशनल हम कहते हैं कि नए एवेन्यूज तैयार होते हैं, चाहे वो बिजनेस के ऑप्शंस है, तो ये सारे जो है इसके फायदे उन छोटे किसान या छोटे इंसान उनके तक पहुंचाने के लिए यदि कोई मैकेनिज्म है तो ये केवल सहकारी संस्था ही हो सकती है। तो इसीलिए ये सहकारी जो हमारी जो मंत्रालय की जो स्थापना हुई, उससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है, और उन्होंने जो हमें एक दिया है आह्वान कि भाई सहकार से आप समृद्धि लाइए, तो अमित शाह साहब के दिशा निर्देश में और हमारे इफ़को के स्तंभ है हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय संघानी जी, कि जो कि कोऑपरेटिव्स के एक बड़े लीडर माने जाते हैं देश में विदेश में, तो हम लोग भी इस दिशा में पूरे कार्यरत है। अभी प्रधानमंत्री साहब के भी 12 साल पूरे हुए जी। तो ये कोइंसिडेंट माने कि भाई 5 साल मंत्रालय ये हम सबका, हमारे देशवासियों का सौभाग्य है कि इतनी लंबे, सबसे लंबे कार्यकाल पे अगर प्रधानमंत्री जी के रूप में हमारे मोदी साहब ने जो स्थान ग्रहण किया, और उसके बाद हमारे देश में जो एक नई ऊर्जा का जो संचार हुआ है किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये तो हम पर सब पर कृपा है और ईश्वर की कृपा से कि इतने अच्छे एक लीडर के रूप में आज हमारे सामने मोदी साहब ने जो भी डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। और इसमें मैं खास करके यदि इफ़को की बात करूं तो इफ़को में भी जो नए इन्वेस्टमेंट्स हम लाए हैं, इफ़को के भी जो डेवलपमेंट के लिए हमने कार्य किया है, तो उसमें हमें हमारी सरकार से बहुत सहयोग मिल रहा है। अब इसके अंदर में चूंकि 12 साल सरकार को हो गए हैं
और एग्रीकल्चर के अंदर में भी काफ़ी हमने रेवोल्यूशंस देखे हैं। हाल ही के अंदर में अगर मैं चावल की बात करता हूं तो भारत जो है चावल के उत्पादन के अंदर में इस समय पर दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर आ गया 1540 लाख मीट्रिक टन के साथ में। गेहूं के अंदर में दूसरे स्थान के ऊपर है, 1200 लाख मीट्रिक टन को वो पार कर गया। मक्का के अंदर में अच्छा जबरदस्त प्रोडक्शन दिया, 440 लाख मीट्रिक टन का मक्का का भी उत्पादन हुआ। इसी तरीके से अगर हम हॉर्टिकल्चर की तरफ देखते हैं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर में भी भारत ने काफी आयाम हासिल किए और एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। 52 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट भारत इस समय पर अचीव कर चुका है। लेकिन पेस्टिसाइड और जिस की हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स, तो एक तरफ अगर हम रख दें तो पेस्टिसाइड्स भी एक बड़ा इशू यहाँ पर दिखाई देता है। 100 अरब डॉलर का एक लक्ष्य रखा है सरकार ने कि हमें ये एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को अचीव करना है। उसमें हर्डल्स आपको क्या दिखाई देती हैं? एक दूसरा, किसान हालांकि उत्पादन अच्छा करना चाहता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ग्रो करना चाहता है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हम यूरिया और डीएपी का प्रयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं आएगा, और उत्पादन अगर नीचे चला जाएगा तो हमारी आमदनी के ऊपर पे सीधा सीधा इफेक्ट आएगा। इसको इफको किस तरीके से कैटर करती है? देखिए, ये जो है ना कि किसान के मन में एक डर है, और डर होगा ही, क्यों नहीं होगा। यदि मैं अगर बरसों से एक ही प्रकार के एक व्हीकल को मैं राइड कर रहा हूँ तो मैं उसी पे कंफर्टेबल हो जाता हूँ। उसके बाद जब मुझे कोई दूसरा व्हीकल पे बैठने की बात आती है तो मेरे भी थोड़ी शुरुआत में तो लगता है, हमें भी अनकंफर्ट फील होता है ना। तो वैसे ही अनकंफर्ट ये जो सिचुएशन है हमारे किसानों के लिए, ये बिल्कुल वाजिब है। किसान का जीवन उसकी आमदनी जो कि किसानी के माध्यम से, खेती के माध्यम से, उनके फार्म के आउटपुट के ऊपर है। अगर वो कम हो जाएगा तो मुझे डर है कि ये फिर अपना जीवन कैसे निभाएगा। हम आज देखिए कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। हमारी कृषि जो भी उत्पादन है वो हम अभी देश के लिए तो हम आत्मनिर्भर हो गए। अब हम, आप जैसे कह रहे हैं कि 100 अरब का हम एक्सपोर्ट जो है वो इंश्योर करना चाहते हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारे किसानों ने बड़ी मेहनत की है, और किसानों को इसमें आगे बढ़ने के लिए उनको चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी को किसान भी अपनाए। एक समय था किसान के पास न ट्रैक्टर था, न ऐसे औजार थे कि जो आज मैकेनिकल इक्विपमेंट है। अब फार्म इक्विपमेंट देखिए आज कितने सारे लोग मैन्युफैक्चर करने लग गए हैं। बिल्कुल। तो इस हिसाब से जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, किसान अभी आजकल ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर देखिए देश के अंदर में केवल इफ्को के ही 1700 ड्रोन आज हम लोग देश के कोने कोने में अलग अलग लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और उसका उपयोग किसान को लिए होता है। किसान अपने खेतों में ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करा रहे हैं, चाहे वो हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स का हो या चाहे और पेस्टिसाइड्स का हो। तो धीरे 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 टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। बट ये इनके मन में जो डर है उसको निकालने का एक ही तरीका है कि अच्छी क्वालिटी की एक्सटेंशन सर्विसेज। एक समय के हिसाब से अगर हम देखते थे कि जैसे आपको ब्रॉडकास्ट करना है फर्टिलाइजर को, खेत में चले गए और आपने यूरिया या डीएपी डाल दिया। अब ये नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइजर्स है, वो आपके काम तब आएंगे जब आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे वो बने हैं तो वैसे ही टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप उसका उपयोग करेंगे। और इसमें किसानों को सही दिशा निर्देश, सही ट्रेनिंग और उनको उसकी पूरी जानकारी हमें देना बहुत आवश्यक है। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ गांव में जैसे हम लोग अभी विजिट करते हैं, अभी हमने बहुत ज़्यादा एक इसके ऊपर में हमने थ्रस्ट दिया है कि हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स हैं, वो गांव-गांव जाकर के किसानों को इसके बारे में अवगत कराते हैं कि हमारे स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, चाहे वो नैनो फर्टिलाइजर्स हो, हमारा धरामृत और सागरिका जैसे सीवीड बेस्ड या बनाना सैप बेस्ड हमारे बायोस्टिमुलेंट्स हो, हमारे बायो डिकम्पोजर्स हो, तो ये सब जो है ये खाद को, इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स को कैसे उपयोग किया जाएगा, अगर इसके बारे में किसानों को सही जानकारी मिल जाती है, किसानों में भी एक
आनंद पैदा हो जाता है, उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और जहाँ जहाँ कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है वहाँ पर नैनो, आज भी मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कई स्टेट्स और कई डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर नैनो का सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ा। ओके। और इसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं। और ये नैनो फर्टिलाइजर्स तो एक है, हम केवल नैनो पे नहीं रुक रहे हैं, हमारे बायो फर्टिलाइजर्स है हमारे पास में। आज आप देखिए कि बायो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स, इफ्को के जहां कन्वेंशनल फर्टिलाइजर यूनिट्स है वहां पर बायो फर्टिलाइजर के यूनिट्स भी लगे हुए हैं। ओके। और वहां पर भी हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स भी विभिन्न प्रकार के बनाते हैं और उन फर्टिलाइजर्स को हम किसानों तक पहुंचाते हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि 2047 के तक आने में बायो फर्टिलाइजर्स का जो योगदान है फार्मिंग के अंदर में वो बढ़ेगा? 2047 विकसित भारत के अंदर में इसकी कितनी भूमिका? बिल्कुल बेशक बढ़ेगा, बेशक बढ़ेगा। आज आप देखिए कि जिस प्रकार से हम किसानों को ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स, इसके बारे में हम उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उन तक उसकी जो बातें हैं, जो भी हमारे उसके उपयोग कैसे होंगे, उसका क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, उसके अंदर पे क्या खास है जिसको कि हमें करना चाहिए। आज आप देखिए सॉइल टेस्टिंग, अगर हमारी धरती, उसकी अगर इसके अंदर में कितने न्यूट्रिएंट्स है वो अगर पता नहीं है, बस केवल ये थे कि मेरे पिताजी किसान थे, वो मेरे 1 एकड़ लैंड पे 1 बोरा या 2 बोरा यूरिया यूज़ करते थे या 2 बोरा या 1 बोरा डीएपी यूज़ कर लेते थे, तो वैसे ही उनका बेटा भी वही करेगा, तब तो ये हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2047 में जब हमने लक्ष्य हासिल करना है तो हमें 360 डिग्री एग्रीकल्चर को देखना होगा। 360 डिग्री का मतलब है कि हमें ये देखना होगा कि हमारी जो सॉइल है तो इसके न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता के अनुसार हमें किसानों को खाद देना है, वही खाद उनको यूज करने के लिए समझाना है जो न्यूट्रिएंट्स की उन सॉइल के लिए ज़रूरत है। दूसरा, सॉइल के साथ साथ क्रॉप, क्योंकि क्रॉप की रिक्वायरमेंट के आधार पे भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट आती है। और जब न्यूट्रिएंट्स क्रॉप के अनुरूप होने चाहिए तो वैसे ही उसके अनुरूप हमारे फर्टिलाइजर्स भी होने चाहिए। आज आप देखें, मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस विषय पर, मुझे याद आया कि ब्राज़ील में हम लोग नैनो फर्टिलाइजर यूनिट लगा रहे हैं। अरे ग्रेट। ओके। और जब हम लोग नैनो फर्टिलाइजर यूनिट लगाने के लिए वहाँ पर विचार विमर्श कर रहे थे, वहाँ के किसानों के साथ गोष्ठियाँ कर रहे थे, तो तब हमें पता चला कि वहाँ एक एक किसान के पास में, अगर कोई किसान के पास में 500 हेक्टेयर से कम जमीन है ना, तो वो थोड़ा सा मार्जिनल फार्मर कहलाता है वहाँ। अच्छा। वहाँ 2000, 3000, 4, 4.5, 5000 हेक्टेयर जमीन वाले किसान वहाँ पर है। वहाँ पर फैमिली फार्मिंग होती है। और ये ऐसे किसान हैं कि वो जानते हैं कि अगर उनको कॉर्न की खेती करनी है तो उसको कॉर्न के लिए उनकी सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, और उस न्यूट्रिएंट की कमी के आधार पर वो हमसे कहते हैं कि आप हमें जो नैनो फर्टिलाइजर देंगे ना, तो उस नैनो फर्टिलाइजर में हमें ये नहीं चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड नैनो डीएपी आपने दे दिया, आप हमें इतना % नाइट्रोजन, इतना % फॉस्फोरस, इतना % पोटाश, दैट वुड बी कस्टमाइज्ड नैनो फर्टिलाइजर्स की उनकी डिमांड है। तो यहाँ तक उनका रिक्वायरमेंट पहुँच चुका है। तो वही चीज़ हमारे देश में भी 2047 तक तो मैं समझता हूँ कि जरूर आ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से सॉइल टेस्टिंग हो रही है। दूसरी एक बात कि बीज, किसान जो सीड्स यूज़ करते हैं, हमारे आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह साहब के दिशा निर्देश पे हमारे यहाँ पर इफ्को कलोल इकाई में एक बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ओके। ये बीज अनुसंधान केंद्र में अभी ये तैयार होने जा रहा है। दिसंबर में 2026 के दिसंबर के महीने में इसी वर्ष हम लोग उसको उद्घाटित करेंगे। अरे ओके। और जब ये कार्य में आ जाएगा, वहाँ पर लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, वहाँ के बेस्ट एक्सपर्ट्स जो है उनको अनुसंधान केंद्र के लिए एंगेज किया जा रहा है। और ये अनुसंधान केंद्र में सही क्वालिटी के सीड्स किसानों को मिले, उन सीड्स को यहाँ डेवलप किया जाए, और ये सीड्स को हम किसानों की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको उपलब्ध कराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो आमदनी है, इनकी जो फसल की क्वांटिटी और फसल की क्वालिटी, ये दोनों में सुधार होगा। तो इससे भी किसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। और 2047 तो अभी बहुत दूर है,
ये जो सारे कार्य जो है वो मैं समझता हूँ कि अभी जैसे दिसंबर में हम उसको उद्घाटन कर रहे हैं बीज अनुसंधान केंद्र का, तो ऐसे ही नए नए नवाचार हर कोई कर रहा है। हर कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सरकार के माध्यम से भी इस प्रकार के नए नए जो है उद्यम या नए इंस्टीट्यूट्स को तैयार किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 2047 में नकली बीज और नकली जो दवाइयाँ हैं उनको लेकर के भी सरकार काफ़ी परेशान यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नकली बीज इस समय पर बाजार के अंदर धड़ल्ले से बिक रहे हैं। मिस गाइडेंस है फार्मर को लेकर के, जिसकी वजह से उसकी फसल जो है वो हो ही नहीं पाती। तो इसको किस तरीके से फिर आगे जाकर के टैकल किया जाएगा? हालांकि क्या जो अभी आप बीज अनुसंधान केंद्र की शुरुआत दिसंबर से करने जा रहे हैं, हाँ जी, इसमें ICAR का भी रोल है, पूसा का भी रोल है कोई? बहुत बड़ा रोल है। ये जो बीज अनुसंधान केंद्र केवल इफ़को का नहीं है, इसके साथ में और भी सरकार की संस्थाएं और अन्य संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ओके। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बीज अनुसंधान केंद्र एक बात है, लेकिन आपने एक दूसरी बात कही कि जो नकली बीज, नकली खाद, ये अगर किसानों के पास पहुंचते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। क्योंकि एक किसान जिसका जीवन, उस रोजी रोटी उसकी जो है उस छोटे से खेत पे निर्भर करती है, अगर उसके हाथ में गलत बीज पड़ जाए या गलत फर्टिलाइज़र पड़ जाए और वो उसका उपयोग कर ले और उससे अगर उसका नुकसान होगा तो उसको जो नुकसान होगा, मैं समझता हूँ कि मानवता के दृष्टि से भी कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शन होगा? बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उत्पाद, ऐसे गलत उत्पाद लेकर के किसानों तक पहुँच जाते हैं, इनको ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे कोई लोग उसके लिए कभी भी हिम्मत ना करें। और ये मैं समझता हूँ कि आजकल आप देखिए हर दिन न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं हमको दिखाई देता है कि देश के किसी कोने में नकली खाद बेचते हुए कोई डीलर को पकड़ लिया, कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हुई कोई कोने में छुप लेकिन अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़े एक्शन, हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रही है अभी। आप देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रही है और मैं समझता हूँ कि अगर इस दिशा में ऐसे ही। दूसरी बात, ये तो आप कह रहे हैं कि नकली खाद की, मैं तो कह रहा हूँ असली खाद में भी इश्यू है। अच्छा। असली यूरिया जो हम लोग बनाते हैं वो किसानों के लिए बनाते हैं, किसानों के लिए बैक किया जाता है और 266 में पहुंचाया जाता है। आप समझिए हमारे देश के सर पे सब्सिडी का बड़ा बोझ है। 266 में एक 45 किलो की यूरिया की बैग किसान के पास पहुंच जाती है, किसान के एग्रीकल्चर के उपयोग के लिए। ठीक है। आपने देखा होगा रिसेंटली 25 लाख टन अभी जो ये सिचुएशन हुई वेस्ट एशिया युद्ध के कारण, तो यूरिया के जो उत्पादन, वैसे यूरिया का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यूरिया का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। हमारे जो बीच में कुछ दिनों के लिए गैस सप्लाई में जो कटौती हुई थी और उसके बाद जो है हमारे मंत्रालय की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री की तरफ से जो गैस की उपलब्धता इंश्योर कर दी गई हमारे जैसे इंडस्ट्रीज़ को, तो अब यूरिया के प्लांट्स में कहीं पर भी लो लोड पे नहीं चले, सब पूरे पूर्ण कैपेसिटी से हालांकि बीच में चला रहे हैं। खबरें भी देख रहे थे, किसानों की लाइनें लगी हुई हैं, परेशान थे DAP लेने के लिए, यूरिया लेने के लिए। वो एक डर माहौल पैदा हो जाता है, लोग भी पैदा ऐसे कर देते हैं, कहीं ऐसे वक्तव्य सुनने में आ जाते हैं कि देश में फर्टिलाइजर की, खाद की कमी हो जाएगी। किसान समझता है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बहुत सारे फर्टिलाइजर के शिप रुके हुए हैं, तो उनको एक डर पैदा होता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो एक खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा होता है। कल्पना कर सकते हैं सर कि भाई जिस तरीके से सरकार ने घर घर गैस उपलब्ध करवाया है, हाँ जी, और ये तो चलो वेस्ट एशिया का एक कारण रहा, लेकिन हर दूसरे दिन अगर आपको गैस की जरूरत है, आप फोन करिए, आपके घर पे गैस की डिलीवरी हो जाती है। कभी लाइनें लगा करती थी यस, उसके लिए। तो क्या ये किसान कल्पना कर सकता है कि यूरिया, DAP या नैनो तो आप बना ही रहे हैं कि जब भी उसको इसकी ज़रूरत पड़े तो उसके खेत में अपने आप पहुंच जाए, वहाँ पर होम डिलीवरी ही हो जाए? बिल्कुल, ये तो बड़ी सिंपल काम है आज के दिन में। लेकिन मेरी बात वहाँ अधूरी रह गई कि 266 रुपये में जो हम लोग किसान के लिए खाद बनाते हैं, असली खाद कहाँ चला जाता है, मैं उसके बारे में आपको बात है। आप नकली खाद की बात कर रहे थे, असली खाद भी जब ये डाइवर्ट हो जाता है दूसरे उपयोग के लिए, मतलब कि जैसे कि कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको यूरिया की ज़रूरत है,
वो यूरिया टेक्निकल ग्रेड यूरिया होना चाहिए। ओके। वो टेक्निकल ग्रेड यूरिया की कीमत जो है वो तो सब्सिडाइज नहीं है ना, तो वो मार्केट में अगर लेने जाएंगे उसकी कीमत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जिसको डाइवर्जन करके जो किसानों के लिए बनी हुई जो यूरिया है उसको वो अपने उपयोग के लिए कहीं ना कहीं से टैप कर लेते हैं। अच्छा, अब इस पे देखिए तो ये एक सरकार किस्म का का बड़ा black कड़ा marketing रुख है। नहीं, ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, ये इसका दुरुपयोग है। ओके। जो उपयोग किसान के हित के लिए करना है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए करना है, उस यूरिया को इधर उधर दूसरी इंडस्ट्रीज के लोग अगर सोर्स करने लग जाते तो हैं। दूसरी इंडस्ट्री के पास में किस सोर्स से जाते हैं, क्योंकि ये तो कंट्रोल तो पूरा सरकार का है इसके ऊपर। नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज के पास इस हिसाब से जाता है कि वेरियस डीलर नेटवर्क्स है। ओके। अब सभी के पास में जो भी किसान के पास पहुंचने के लिए सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है वो अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से उसको पहुंचाती है। ठीक है। लेकिन इसमें बीच में कहीं ना कहीं इस प्रकार की अगर यूरिया फर्टिलाइजर को टेप कर लेते हैं कोई लोग और उसको अगर दुरुपयोग हो रहा है उसको दूसरी प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें भी अब सरकार बड़ा कड़ा रुख अपना रही है। और इसे देखा जा रहा है कि अभी कहीं पर भी किसी भी इतनी रेड हो रही है और इससे ये देखा जाएगा कि जो यूरिया मिसयूज हो रहा है उसके भी अगर बहुत बड़ी कटौती हो जाएगी तो उससे भी हमारे किसानों को बड़ा फायदा हो जाएगा। और एक चीज़ आप समझिए साहब, हम अभी रिसेंटली जैसे 25 लाख टन लाए ना यूरिया, किसानों की ज़रूरत के लिए सरकार लाई, लेकिन ये यूरिया हम किसानों को तक पहुंचा रहे हैं 266 रुपया बोरे के हिसाब से। बट जिस रेट से हम लोग खरीदे, मतलब भारत सरकार ने खरीदा है, ये मैं मानता हूँ कि 4,500 रुपया पर बोरा होता है। 4,500 रुपया पर बोरा। इसीलिए जो अब आप सब्सिडी का सोचिए, जो बिल है वो 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। अब मेरे को लग रहा है इस बार 3.5 लाख करोड़ हो जा सकता है। अच्छा, और ये वेस्ट एशिया युद्ध के कारण, क्योंकि किसी भी हालत में सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे किसानों को तकलीफ हो। हम सब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दिशा निर्देश है कि हम हमारे यूरिया प्लांट्स को बंद नहीं कर सकते, अनावश्यक बंद नहीं होना है, जहां तक हो सके हाँ सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन अदरवाइज हमें ये इंश्योर करना है कि प्लांट्स को कंटिन्यूस चलाते रहें, ठीक है, यूरिया का उत्पादन होता रहे और हम किसानों तक उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे प्रोडक्शंस को मेंटेन कर रहा है। लेकिन ये कार्य जो हो रहा है ना, इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 3.5 लाख करोड़ या चलो मान लीजिए कि 2 लाख या 2.5 लाख करोड़ की भी जो सब्सिडी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, किसानों को हम एक ही बात समझाना चाहते हैं कि किसान भाइयों, आप लोग ये जो यूरिया, डीएपी या एनपीके विभिन्न फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, उस पर ये जो सब्सिडी सरकार से जो इंडस्ट्री को मिल रही है, पर ये इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये किसानों के लिए है। आज यदि मैं एक बोरा यूरिया बना रहा हूँ और देश में मुझे गैस जिस रेट से मिल रही है, अगर मेरे बोरा बनाने की कीमत जो है वो अगर 2100 रुपया है, तो 266 में तो इंडस्ट्री नहीं बेच सकती। बिल्कुल। तो जो गैप है उसको सरकार अपनी सब्सिडी से पूरा करती है। लेकिन एक बात जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर हम यूरिया बनाते हैं तो हमें गैस चाहिए। जो गैस जो है वो हमको विदेशों से एलएनजी आयात करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर हमें डीएपी बनाना है या वैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाने हैं तो हमें अमोनिया बाहर से आयात करनी पड़ती है, हमें रॉक फॉस्फेट बाहर से आयात करना पड़ता है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर को बाहर से आयात करना पड़ता है। ठीक है। और जब हम ये सब चीज़ों को, केमिकल्स को या रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं और फिर फर्टिलाइज़र का यहाँ पर उत्पादन करते हैं, तो यदि मेरी लागत अगर परसेंटेज में देखूं तो 80% ऑन एन एवरेज फॉर यूरिया हो या फॉस्फेटिक में डीएपी फर्टिलाइजर हो, 80% तो कीमत केवल वो रॉ मटेरियल्स की होती है। बिल्कुल ठीक है। बाकी 20% मेरी प्रोसेसिंग कन्वर्जन कॉस्ट है, उसमें जो कि इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, कैटलिस्ट, ये सब आ गए। ठीक है। लेकिन 80% तो इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स के लिए। तो जो पैसे हमारा किसान 266 का बोरा ले जा करके
अपने खेत में अगर यूज़ कर लेता है और उसकी कीमत अगर हमें इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र के साथ कंपेयर करें 4,500 रुपये का एक बोरा होता है, तो वो पैसे 4,000 का उन्होंने जो एक्सेस यूज़ कर लिया, यदि एक्स्ट्रा बैग यूज़ कर ली, तो 4,000 में से 80% तो मेरे सीधे चले जाने हैं विदेश में। बिल्कुल ठीक है। यदि हम ये सब्सिडी को बचा सकें तरीके से, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से, अगर हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने के लिए हमारे किसानों को समझा सकें, किसानों की जो भी ज़रूरत हो, चाहे उनको हमें ट्रेन करना हो, उनको हमें मार्गदर्शन देना हो, उनको सहायता देनी हो। ये बहुत बड़ा बिल है। ये बहुत बड़ा बिल है। अगर ये हम लोग 2-2.5 लाख करोड़ को अगर कम कर देंगे तो वो पैसे हमारे ही किसान भाइयों के डेवलपमेंट के लिए, हमारे ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, विदेशों में स्कूल बन रहे हैं, विदेशों में हॉस्पिटल्स बन रही है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं। हम हमारे ये पैसे जो है सब्सिडी के माध्यम से जो जा रहे हैं, अगर इनको बचा सके, थोड़ा बहुत जो भी परसेंटेज में बचा लें, हम कह रहे हैं कि 25% ही कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करके हम लोग हमारे किसान को समझा सकें यदि कि ऑल्टरनेट या स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स को आप लोग उपयोग कीजिए, तो हमारा 25% सब्सिडी बचे। सिंपल मुझे लगता है कि किसानों को एक चीज़ ये समझाने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से बैंक खाते में उनके पास में पैसा पहुंच जाता है, वो तो डायरेक्ट उनके पास पहुंच रहा है, लेकिन जो यूरिया और डीएपी के ऊपर पे आपको जो मिलने वाली सब्सिडी है वो आपको नहीं मिल रही, वो मिल रही है विदेश में बैठे हुए, जिससे आप आयात कर रहे हैं। कम शब्दों के अंदर अगर इसको समझा जाए तो वो उसका फायदा जो है वो कोई और उठा रहा है, ये नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, पहुंच तो किसान के लिए रही है, क्योंकि किसान को तो ये पता है कि उसको 266 रुपये में मिला है, उसको तो 266 तो उसने समझ लिया कि मेरे लिए ये बैग मेरी हो गई, 266 मैंने दे दिए हैं। हाँ, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कितने पैसे चुकाए हैं वो किसान की समझ में आना चाहिए। राइट। और अगर किसान ये समझेगा कि ये पैसे जो उपयोग वो कर रहे हैं खाद को खेतों में लगाने के लिए, वो पैसे मेरे खाद के माध्यम से खेत में जा तो रहा है, लेकिन वो पैसा का जो सोर्स है, जो कि सरकार है हमारी, अगर उसको रॉ मटेरियल्स के प्रोक्योरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, अगर उतनी खाद का उपयोग अगर किसान कम कर दे, तो वो पैसे सरकार की सब्सिडी जो कि इंडस्ट्री लेकर के इंडस्ट्री उसकी पेमेंट करने के लिए उपयोग कर रही है, उसको यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उपयोग हो जाए, और वो बात अगर किसान के ध्यान में आ जाए, किसान को क्या है, किसान एक ही बात से चिंतित है कि वो भी करने के लिए तैयार है, हो जाते हैं कि भाई प्रोडक्शन, लेकिन उनकी प्रोडक्शन डाउन नहीं होनी। क्या आपको ये लगता है कि 1965 के हालात के बाद में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेकर के आया गया देश के अंदर में, जी, तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी, गलत उस समय पर दिशा की तरफ कदम उठाया गया, उसके कई दुष्परिणाम एक तो देखने को मिले। प्रोडक्शन तो जरूर बढ़ा, लेकिन मिट्टी है, स्वास्थ्य है आदमी का, ठीक है, एक शुद्ध खाना, उससे अब वंचित हो रहे हैं, उसको अब देख रहे हैं, और अब ये कोशिश की जा रही है कि इसको वापस से ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ पर लेकर के जाया जाए। तो क्या आपको लगता है कि उस समय पर वो जो उठाया हुआ कदम था वो शायद जल्दबाजी के अंदर लिया गया कदम? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो जल्दबाजी नहीं थी, वो गलती नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी बात का अतिरेक कोई भी चीज़ पे, अगर आप टेक्नोलॉजी में भी देख लें कि अगर जो चीज़ का जो उपयोग जिस मात्रा में जिस समय पे होना चाहिए, अगर उसमें हम लोग कंट्रोल ना करें, तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी ये हमारे लिए बड़े पश्चाताप का कारण बन सकती है ना। अगर आप एक रेडिएशन का सोर्स देख लीजिए कि अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को कहीं डाल दिया जाए तो उससे मानव को कितना बड़ा, मानव जात को नुकसान हो सकता है, लेकिन उसी रेडिएशन से हम लोग कैंसर को ठीक कर रहे हैं। तो बात आती है कि किस टेक्नोलॉजी के, ये नई टेक्नोलॉजी जब आई उस समय केमिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन फर्टिलाइजर्स को उपलब्ध कराया गया, तो तब से लेकर के आज तक हमारे जो किसान इन फर्टिलाइजर्स को उपयोग कर रहे हैं, उसमें उनको कितना फर्टिलाइजर कब उपयोग करना है, किस सॉइल के लिए करना है, किस क्रॉप के लिए करना है, कौन सा फर्टिलाइजर किस क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल है,
इसके बारे में जो एक ज्ञान उनके पास में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की कमी है। यस, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नॉलेज की कमी के कारण हमारे किसान जो है वो केवल एक ही बात समझते हैं कि जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे उनको उस हिसाब से उनकी जो फसल है वो उतनी अच्छी होगी। क्या सरकार को स्कूली सिस्टम के बीच के अंदर में आपको लगता है कि बदलाव कर देना चाहिए? एक एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है वो मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि कम से कम बच्चा ये समझ सके कि भाई हमें वातावरण को कैसे शुद्ध रखना है और एग्रीकल्चर कैसे करनी है। कम से कम एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक तो ये मैंडेटरी हो जाए। आपने बहुत सही बात बताई है। मेरे पिछले 1-2 और मैगजीन्स के इंटरव्यूज में आप देखेंगे मैंने ये बात कही थी ओके कि हमारी एग्रीकल्चर साइंस जो है ना वो केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है जी। लेकिन बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर यदि हम कक्षा 5 से शुरू करके कक्षा 12 तक एक सब्जेक्ट जो है बेसिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर यदि हम इंक्लूड कर ले, उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देश में हर एक आदमी अपने घर में या बाहर में, चाहे वो किसान है या नॉर्मल इंसान है, कोई एक टेक्नोलॉजी वाला एक इंजीनियर है या कोई मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर है, बिल्कुल, वो भी अपने घर में आज देखिए हर कोई टेरेस फार्मिंग कर रहा है, कोई किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। तो एक बेसिक नॉलेज एग्रीकल्चर का यदि ये बचपन से ही बच्चों को कक्षा 5 से ही शुरू करके कक्षा 11-12 तक अगर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे इनकी एक बेसिक्स और फंडामेंटल ऑन एग्रीकल्चर साइंस, चाहे वो सॉइल को लेके हो, सीड्स को लेकर के हो, क्रॉप पैटर्न्स को लेके हो, क्रॉप रोटेशन को लेकर के हो, क्लाइमेट की चेंजेस के बारे में हो, इस पे अगर वो थोड़ा ध्यान आ जाएगा उनका तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि भारत तो वैसे भी किसानों का देश है। Yes. और आज भी 60% लोग जो हैं वो गांवों में हैं। तो एक अगर इस दिशा की तरफ अगर कदम उठता है तो निश्चित तौर के ऊपर पे फिर शायद जो 2047 का हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरफ पे सपना देख रहे हैं तो वो भी मुमकिन यहाँ पर दिखाई देता है। बिल्कुल। और एक बात बताऊँ, हाँ सुरेश जी, ऐसा है कि यदि मुझे मेडिकल प्रैक्टिस करनी है तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मुझे मेडिकल डिग्री सर्टिफाइड, उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरा रजिस्टर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट होना, प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे यदि एक फार्मेसी स्टोर करना है तो मेरे पास जो भी है फार्मेसी के ग्रेजुएशन किया हुआ एक बंदा जो कि उसमें काम करे, जिससे कि गलत मेडिसिन किसी और हाथों में न पड़ जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए ये ज़रूरी है ना। तो ऐसे हर फील्ड में मुझे एक इंडस्ट्री स्टार्ट करनी होगी तो उसके लिए भी कुछ SOPs है, कुछ नियम है, कानून है। बिल्कुल। अगर नहीं है तो मुझे खेती करने के लिए कोई कानून नियम नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। मुझे आज अगर किसानी करनी है, मुझे मेरे खेत में जाकर के गेहूं लगाना हो या पैडी लगानी हो, मैं जाकर के अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से उसको ला सकता हूँ, बीज को लगवा सकता हूँ, मेरे हिसाब से मैं पानी को खर्च कर सकता हूँ, मैं मेरे मर्जी के हिसाब से फर्टिलाइजर ले आकर के खर्च कर सकता हूँ। इसमें कोई SOP नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। और जितने हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, जो लोगों को एग्रीकल्चर साइंस के बारे में नॉलेज है, वो किसान वाला काम तो करते ही नहीं है। वो तो ये देखते हैं कि हमें कहाँ ऐसी नौकरी मिल जाए, या तो वो किसान के लिए जो फर्टिलाइजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाते हैं, या कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई और इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन वो किसान वाला काम नहीं करना चाहते। तो फिर ये कैसे होगा कि हमारे किसानों को एजुकेट करना होगा। तो कम से कम ये कक्षा 5 से 12 में ये विषय को जोड़ देंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आशीर्वाद हो जाएगा। ये आपने जो बात याद दिलाई है, सच में ये बहुत ही ज़रूरी भी है, और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर हमारे ये गेम चेंजर, एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। एक जैसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि NPK के बारे में लोगों को नहीं पता। 4:2:1 का जो रेशियो अमूमन फार्मर यूज करना चाहता है, तो ये आज की तारीख के अंदर में 10:5:2 का रेशियो चल रहा है। बिल्कुल। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एकदम से फार्मर जो है अगर बदलाव लेकर के आता है और यूटिलाइजेशन कम करता है, तो जो आदत ज़मीन को पड़ चुकी है,
क्या वो जमीन अब उसको एक्सेप्ट कर लेगी वापस से? क्या 4:2:1 की रेशो की तरफ जाना चाहिए? इसके लिए आयकार की तरफ से बहुत सारा कार्य किया गया है। और मैं बताऊं आपको कि जो सरप्लस फॉस्फेट जो ज़मीन के अंदर है, आज एक अभियान आयकार की तरफ से भी शुरू हुआ है। आपने देखा होगा, उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी की है। इसमें यह दिखाया है कि डीएपी कैसे बचा सकते हैं। तो डीएपी अगर बचाना है, खास करके फॉस्फेट्स को बचाना है, क्योंकि अननेसेसरी डीएपी को हम डालते जाएं खेत में और हमारे पास में ऑलरेडी वो फॉस्फेट्स जो कि सॉल्युबल फॉस्फेट्स अवेलेबल है सॉइल में, तो हम उसको क्यों अननेसेसरी उपयोग कर रहे हैं। तो डीएपी बचाने के लिए कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, किसानों को अपने सॉइल को टेस्ट करना चाहिए। और सरकार ने जहाँ जहाँ जो एरियाज़ के अंदर में सॉइल टेस्टिंग करके उसके एक बहुत बड़ा मैपिंग करने के बाद में इसको पब्लिश किया हुआ है। ये डेटा अवेलेबल है। तो जहाँ जिस फर्टिलाइज़र को जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही उपयोग कर लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन यदि ज़मीन में अगर मेरी फर्टिलाइज़र, जैसे कि आप कह रहे हैं कि डीएपी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यूरिया की बात कर लीजिए आप। अब सरप्लस नाइट्रोजन ऐसी ज़मीन के अंदर में हम देते रहेंगे, मेरा ऑर्गेनिक कार्बन यदि ज़मीन के अंदर में नहीं रहेगा, मैं कितना भी यूरिया डालता जाऊंगा, मुझे वो फायदा नहीं देगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइंस को समझ करके यदि फर्टिलाइज़र का उपयोग होगा तो दो फायदे होंगे। एक तो हमारे क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल पे दिक्कत आ रही है, बिकॉज कि ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन और सॉइल और वाटर और एयर तीनों पॉल्यूशन जो हो रहे हैं, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। एक्सेस यूज़ अगर रुक जाएगा तो बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाए। और दूसरा, जो सब्सिडी का जो बहुत बड़ा बोझ हमारी सरकार पे पड़ रहा है, हम सब के जेब से जाता है पैसा, तो इसको भी यदि इसका दुर्व्यय को अगर रोक लिया जाएगा और इन पैसों का उपयोग, बाकी फर्टिलाइज़र का उपयोग जहाँ ज़रूरत है वहाँ किया जाएगा, तो हम फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में अब पीछे नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अब अगले 2 साल की अगर मैं बात करता हूँ या 2030 तक की अगर मैं बात करता हूँ, तो इफ़को ऐसे कौन से काम करने जा रही है एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर में, इनपुट साइड के ऊपर पे, जिससे देश के अंदर में एग्रीकल्चर के अंदर में एक नई क्रांति आ सकती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज वैसे मैंने आपको बताया कि हमने इनोवेशन हब जो कि इफ़को नैनोवेंशंस इसके माध्यम से कोयम्बतूर में एस्टैब्लिश किया। नैनोवेंशंस जो हमारी जो संस्था है इफ़को नैनोवेंशंस, वहाँ पर हमारा एक ही काम है कि इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स को इनोवेट करो, लाओ, उसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन तक प्रोजेक्ट, पहले तो छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट लगा के उसको मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग उन्हीं के सुपरविजन में। और एक बार उसका सुपरविजन, उनके सुपरविजन में निर्माण हो जाए, उन क्वांटिटीज़ को जो कि 50 टन से लेकर के 500 टन तक हम बनाते हैं और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे विभिन्न मार्केटिंग नेटवर्क के द्वारा, कि हम उनके ट्रायल्स करते हैं फील्ड्स के अंदर। और हम आने वाले 2 साल में, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कम से कम ऐसे 10 नए फर्टिलाइजर्स लाएंगे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होंगे, ऑर्गेनो मिनरल्स होंगे, बायो स्टिम्युलेंट्स होंगे। ये चाहे सीवीड्स बेस्ड हो, बनाना सैप बेस्ड हो, और बाकी अल्जीनिक एसिड्स वगैरह जो कि ऑर्गेनिक है, इनके माध्यम से हम इनको डेवलप करना चाहते हैं। हमारे बायो फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है आज जो कैपेसिटी से हम लोग चला रहे, करीब करीब 40 से 50% कैपेसिटी पे चला रहा है। क्योंकि इसका उपयोग किसानों के एक्सेप्टेंस के हिसाब से अगर ये बढ़ेगा तो हम उसको भी पूरा 100% लोड पे चला करके हम किसानों तक सारे जो भी विभिन्न प्रकार के हम बायो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको पहुंचाएंगे। और तीसरी बात कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आज हमारे देश के अंदर में हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करके यहाँ बनाते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट हमें पड़ती है यहाँ पर देश में लाने से, अगर वो रॉ मटेरियल्स को हम विदेश के अंदर ही
अगर टैप कर सके, इसको आइडेंटिफाई कर सके, तो हम लोग वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हम लोग ऐसे उद्यम की वहाँ पर स्थापना, ऐसे जॉइंट वेंचर्स लाएंगे जहाँ उस देश का भी फायदा होगा, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहाँ के रॉ मटेरियल्स को उपयोग किया जाएगा और वहीं हम बनाना चाहते हैं। अभी आजकल देखा गया है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स जहाँ जो उपलब्ध है, जैसे कि अगर फॉस्फेट्स की बात करें, रॉक फॉस्फेट्स जहाँ उपलब्ध है, वो चाहते नहीं है कि उनके यहाँ से रॉक फॉस्फेट को वो डिस्पैच या एक्सपोर्ट करें। वो कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारा रॉक फॉस्फेट को आप माइन कीजिए और उस रॉक फॉस्फेट के माध्यम से आप यहाँ पर हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। आप इंडस्ट्री लगाइए और लेकिन वो हमें सस्ते दर में, सस्ते दाम में वो रॉ मटेरियल्स को वहाँ उपलब्ध कराएंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट इफ़को करेगा वहाँ पर? बिल्कुल। तो अभी तक ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स जो है अभी आपके पाइपलाइन में हैं या अंडरटेकिंग के लिए? ऑलरेडी पाइपलाइन में जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो एक प्रोजेक्ट तो हो चुका हमारा। ठीक है। कि जो जॉर्डन के अंदर में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गए थे, तभी उन्होंने भी ये बात को क्या है कि ये अनाउंस किया था। ठीक है। कि भारत की तरफ से जॉर्डन में एक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, खास करके फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में। ठीक है। तो वो हमारे बोर्ड की अनुमति से हम लोगों ने जाकर के जॉर्डन में देखा कि वहाँ पर रॉक फॉस्फेट पूर्णतः अच्छी मात्रा में उपलब्ध भी है। और वहाँ हमारा एक प्लांट कार्यरत है। जहाँ पर हम लोग करीब करीब वर्ष का सालाना 4,75,000 टन फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं और पूरा का पूरा फॉस्फोरिक एसिड जो है हम इंडिया में हमारे कांडला इकाई में ले आते हैं। और यहाँ हम उस पर से डीएपी बना देते हैं। ठीक है। अब हम लोग उसी 4,75,000 टन का फॉस्फोरिक एसिड का प्लांट एक एडिशनल वहाँ पर उसी जगह पर एक और लगाने जा रहे हैं। यानी उसकी भी कैपेसिटी 4,75,000, उसकी कैपेसिटी भी 4,75,000 टन रहेगी। और हम उसके साथ साथ एक डीएपी प्लांट भी वहाँ लगाना चाहते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये एसिड हमें या तो कांडला में लाना है या उस एसिड का मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट और हमारे देश की डीएपी की आवश्यकता को देखते हुए हम वहीं के वहीं डीएपी में कन्वर्ट करके या तो हमारे देश में ले आएंगे या हम वहाँ से बाहर जिसको भी डीएपी की ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। तो ये हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट जो कि जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट है हमारा जॉर्डन। इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके पीछे लगभग $1.2 बिलियन 1200 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा ये कुल मिला के। तो इसमें हमारी पार्टनरशिप रहेगी, वहाँ के जॉर्डन की जो कंपनी है जिनके साथ हम लोग काम करते हैं उनकी भी पार्टनरशिप रहेगी। तो जॉर्डन के अलावा कोई और ऐसी कंट्रीज जो आपके और भी कंट्रीज में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ आपका कोई और ज़्यादा फोकस? मिडल ईस्ट में अभी फ़िलहाल जो है हमारा फोकस स्ट्रेट वेस्ट एशियन कंट्रीज़ पे अभी नहीं है। हम दूसरे ऑल्टरनेट लोकेशंस ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि अभी जैसे आपने देखा ये समस्या आ गई, 80% हमारा सल्फर मिडल ईस्ट से आ रहा है। बिल्कुल। 60% हमारा एमोनिया मिडल ईस्ट से आ रहा है। जैसे ही ये इश्यू आ गया, वेस्ट एशिया जो डिस्टर्बेंसेस हो गए, तो उसके चलते हुए हमें भी रॉ मटेरियल्स की आपूर्ति करने में दिक्कतें आई। हम ये चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स थोड़े से अलग अलग एरियाज में हो जाए। कुछ हम साउथ अफ्रीका में सोच रहे हैं, कुछ हम साउथ अमेरिका में सोच रहे हैं। सो ऐसे अलग अलग लोकेशंस है, हम उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जैसे ही ये कुछ वायबल होंगे, लगेगा कि इसमें एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी होगी और प्री फिजिबिलिटी में लगेगा कि ये सही है, तो फिर उस समय पे हम उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो अगले साल अगर मैं 26-27 की अगर मैं बात करता हूँ, तो 26-27 के अंदर में आपको क्या लगता है कि कितना टर्नओवर आप देख रहे हैं इफ़को का? टर्नओवर तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि इस बार दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर भी महंगा होता जा रहा है। आपको पता है डॉलर और इंडियन रुपीस का जो हमारा एक्सचेंज रेट है ना, 1 पैसा बढ़ता है तो हमारे रॉ मटेरियल्स की खपत इतनी बड़ी, हम देश के सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है। हमारे रॉ मटेरियल्स की जो खपत होती है ना, 1 पैसा वहाँ बढ़ता है तो हमारे कम से कम आपको बताओ मैं 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हमारा उस पर खर्च हो जाता है, जो कि हम रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते हैं कन्वर्जन के मामले में। ठीक है। तो अब ये है कि वर्ष 26-27 का जो हमारा टर्नओवर रहेगा, टर्नओवर थोड़ा सा कम हो सकता है। ओके, 26-27 क्योंकि हाँ,
क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा, इस फर्स्ट क्वार्टर में हमारा यूरिया का प्रोडक्शन तो मैं बताऊं आपको कि 117 से 122% के आसपास चला रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस वर्ष के ये पहले 2 महीने तो हमारे ऐसे ही गए। ठीक है। लेकिन हमारे जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है उसमें बीच में थोड़ी सी रुकावट आई, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स के जो शिप है वो सब इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गए। और ऑल्टरनेट रूट से हमने जो भी अरेंजमेंट किए तो उसमें स्वाभाविक है कि दूर देशों से आता है और अचानक हम स्पॉट पे ये सब चीज़ें खरीदते हैं तो बड़ी महंगी भी साबित होती है। बिल्कुल। और फिर उसको यहाँ तक लाने में भी समय लगता है। तो इसके कारण ये जो शुरुआत की हमारे, अभी तो खैर लग रहा है कि जिस हिसाब से डील साइन हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल गया है, तो धीरे धीरे अब जो है वेसल्स की आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो लग रहा है कि सारे जो बढ़े हुए रॉ मटेरियल्स के दाम हैं वो भी थोड़े से कम होंगे। और जो प्रोडक्शन हम इंडिया में फर्टिलाइजर्स की कर रहे हैं वो कम से कम हम इंपोर्ट डीएपी की प्राइस है उसके बराबर एटलीस्ट हम इंडिया में भी उसी प्राइस पे रॉ मटेरियल्स ला करके अगर बना सके तो हमारे देश का भी कम नुकसान होगा। यूएस के साथ एफटीए आप कैसे देख रहे हैं? यूएस के साथ एफटीए की जहाँ तक बात है तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि मेरी भी तो बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे आधारित मेरे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं। अच्छा। केबीआर जो है केलॉग ब्राउन एंड रूट, तो केबीआर टेक्नोलॉजी पे आधारित मेरा फुलपुर का एमोनिया प्लांट है। अच्छा। उसी टेक्नोलॉजी पे आधारित मेरा कलोल का एमोनिया प्लांट है। तो ऑब्वियसली अमेरिकन सप्लायर्स, उनके प्रोसेस लाइसेंसर्स, उसके हिसाब से हमारे जो इक्विपमेंट है, हमारे कैटलिस्ट है और बाकी जो भी ज़रूरतें हैं हमें अमेरिका से लेनी पड़ती हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ से जो हम नैनो फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग अमेरिका में बेचते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये जो हमारे इन्होंने जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी और इसके चलते हुए जो हमें नुकसान हुआ, क्योंकि हम लोग के नैनो फर्टिलाइजर्स वहाँ पर जिस हिसाब से वहाँ के लोग जो कि लेना आवश्यक समझा और उन्होंने खास करके कैलिफोर्नियन फार्मर्स ने उसे अपनाया। अच्छा। तो उससे हमें लग रहा था कि ये बढ़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इस प्रकार की एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज़ और पेनल्टीज़ जो लगी, अब हमें लग रहा है कि अगर ये एफटीए जैसे ही हो जाएगा साइन तो इसमें हमारे लिए भी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि हम फिर नैनो फर्टिलाइजर्स को अमेरिकन स्टेट्स के अंदर में और फैलाएंगे और अच्छे से उसका हम। तो क्या भारत के किसानों को इस बात को समझना चाहिए कि जब अमेरिका का किसान भारत का नैनो डीएपी और नैनो यूरिया यूज़ कर रहा है तो हमें भी आगे बढ़ करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अब यह है कि कुछ बाधाएं हैं, टेक्नोलॉजी की है, समझ की है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ की है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रोन्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्प्रेयर्स है। तो इसके माध्यम से भी मुझे लग रहा है कि कुछ परिवर्तन, खास करके हमारे किसान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना विदेश के किसानों के पास में। आज आप देखिए कि ब्राज़ील में जाओ या अमेरिका में जाओ तो उनके पास में अपने ही हवाई जहाज है। बिल्कुल, उनके अपने जेट, वो उसके माध्यम से, अपने जेट के माध्यम से वो स्प्रे करते हैं। बिल्कुल, वो अपने ड्रोन्स रखते हैं, अपने ड्रोन्स के माध्यम से वो लोग स्प्रे करते हैं। तो हम जैसे जो ब्राज़ील का प्लांट लगा रहे हैं वो टेलर मेड, शूट एट साइट, जो जैसा बोलेगा वैसा हम नैनो फर्टिलाइजर बना करके उनको देंगे, फुल्ली कस्टमाइज्ड। फुल्ली कस्टमाइज्ड। ओके। तो ये वहाँ के किसानों की ज़रूरत भी है और वो हम पूरा करने जा रहे हैं। अब वो नहीं चाहते 500 ml की बोतल को, वो पसंद नहीं करते, बोले ये इतनी छोटी छोटी बोतल्स को हम लोग क्या करेंगे। आप तो हमें हजार लीटर वाले बड़े बड़े कंटेनर्स, ड्रम्स दीजिए, उसमें हम लोग जो है इसको इंपोर्ट करेंगे जब तक आप यहाँ पर बनाओगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस वर्ष के सितंबर तक, बस आने वाले 2 महीने और है, और हमारा वो प्लांट कमीशन हो जाएगा। ऑलमोस्ट तैयारी में है, बहुत सारे कार्य बड़े जोर से चल रहे हैं। तो प्रोडक्शन सितंबर में कमीशनिंग होगी। और सितंबर से ही वो नैनो फर्टिलाइजर्स, खास करके नैनो टेलर मेड फर्टिलाइजर्स वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सारी हमें वहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल की और जो भी वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लाइसेंसेज और परमिशंस जो चाहिए वो सारी मिल चुकी है।
तो हम ये मान करके चलें कि बदलते भारत की भी एक समय में वो डिमांड होगी बिल्कुल होगी। और उसको जल्दी बिल्कुल भारत में होगी। भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। और जो टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने कि इसको एस्टैब्लिश कर दिया है, तो ब्राज़ील का हमारा जो एक विश्वास है, और वहाँ पर जो जिस हिसाब से हमने इस प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश किया है, बहुत ट्रायल्स हुए हैं, बहुत परीक्षण हुए हैं, क्योंकि वहाँ फैमिली फार्मिंग जरूर है, लेकिन हर फैमिली के पास में जो फार्मर्स है, इनके पास में कोई ना कोई टेक्नोलॉजिस्ट बैठता है, ओके। और वो हर चीज़ को पूरे तरीके से देखते हैं, और तब जा कर के इसका एक्सेप्टेंस किया है। तो हमारे देश के किसान भी वैसे ही आज नहीं तो कल, ये देखते हुए कि जिस हिसाब से हमारी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा अत्यधिक उपयोग के कारण नुकसान हो रहा है ना, उस बात को ज़रूर समझेंगे। हमारे साथ 4.5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, हम उनको भी ये बात कहते हैं। हमारी जो किसान गोष्ठियाँ होती है उसकी संख्या में आज आप देखिए कितनी वृद्धि हो गई है। हमने अप्रैल के मास के दौरान पूरे देश के अंदर में नैनो क्या है, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्या तकलीफ़ें हैं, क्या उसके नुकसान हैं, उसके बारे में हमने पूरा अभियान चलाया देश में। तो ये सारे अभियान चलाने से किसानों के साथ बैठ करके गोष्ठियाँ करके इस ज्ञान को जब पहुंचाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जैसे विदेश में नैनो का उपयोग किया जाएगा, बढ़ रहा है, वैसे ही हमारे देश में भी जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल इसी कामना के साथ कि जो टेक्नोलॉजी आप अभी अमेरिका को प्रोवाइड करने जा रहे हो या ब्राज़ील को प्रोवाइड करने जा रहे हो, वो जल्द से जल्द भारत के अंदर भी आए और भारत का जो किसान है वो इफ्को के इन प्रयासों का पूर्ण लाभ ले सके। और एक मिथ जो अभी तक नैनो यूरिया को लेकर के या नैनो फर्टिलाइजर्स को लेकर के इस समय पर उसके अंदर में है, तो वो भी समझेगा कि विदेश के अगर किसान, चूंकि वहाँ के किसान टेक्नोक्रेट्स मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हैं और इस चीज़ की बड़ी बारीकियों को समझते हैं, वो अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर के ऊपर पे भारत के किसान को भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। खेती बदल रही है, देश की जो जरूरतें हैं वो भी बदल रही हैं। इसके साथ साथ में किसानों को यह भी समझने की जरूरत है कि अगर आय के संसाधनों को बढ़ाना है तो निश्चित तौर के ऊपर पे जो आज तक हम ये समझते आए हैं कि मुनाफे का जो रास्ता है वो खेत से आता है, तो इसको बदलने की जरूरत है। मुनाफे का रास्ता खेत से जरूर आता है, लेकिन उसमें अगर आपने और ज्यादा मुनाफा ऐड करना है तो वो आपकी सोच के रास्ते से आएगा। तो यहां पर सोच बदलने की जरूरत है। तो अभी जैसा कि देश की जो सबसे बड़ी फर्टिलाइजर सहकारिता कंपनी है, समूह है इफ्को, जिसको कमोबेश देश का हर किसान जानता है, उनके आप एमडी और सीईओ को सुन रहे थे, केजे पटेल साहब को, जिन्होंने क्लियर कट ये कहा कि बहुत जल्द बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और जो इस समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में आपके प्रोड्यूस को लेकर के जो आपके प्रोड्यूस के अंदर में लगातार रिजेक्शंस निकल करके आती हैं, अगर उसको भी अगर आपको दूर करना होगा तो जो इनपुट साइड है, जो आप अपनी फसल को दे रहे हैं, जो खेत को दे रहे हैं, जो मिट्टी को दे रहे हैं, उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। पटेल साहब, मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियां आज दर्शकों को मिली होंगी, किसानों को मिली होंगी, और जो नए वेंचर्स आप स्टार्ट करने जा रहे हैं और खास तौर के ऊपर पे इफ्को जो लीड कर रहा है, चाहे वो आपका सीड का प्रोजेक्ट है, सीड इनोवेशन जो आप लगाने जा रहे हैं जी दिसंबर के अंदर में, और चाहे आपका ब्राजील का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं। और जिस तरीके से इफ्को एक बड़ा योगदान किसानों की प्रगति के अंदर देता है, ऐसा ही एक योगदान आगे भी कंटिन्यूएशन के अंदर में जारी रहेगा। और 2047 विकसित भारत के अंदर में निश्चित तौर के ऊपर पे एक नई जो गाथा है वो इफ्को लिखेगा। मार्केट टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भारत महान। धन्यवाद। निश्चित तौर पर कहीं मत जाएं, देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी।